नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आवाज शिंदे। आप देख रहे हैं मेरे साथ जेएनसी सिटी न्यूज़ और कैमरा पर है मयूर सांगुड़े। दोस्तों, आजकल ईडी बहुत चर्चा में है। ईडी को लेकर सरकारी पक्ष से लेकर या फिर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष से लेकर तो एक आम आदमी, हर आम आदमी के ड्राइंग रूम में भी इस विषय में चर्चा हो रही है। तो ईडी को लेकर बहुत सारे भ्रम भी हैं कि ईडी की कार्रवाई किस तरीके से होती है, ईडी का काम करने का तरीका क्या होता है, और जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं उस पर से भी हम अपना ओपिनियन बना लेते हैं। तो लेकिन चलते हैं कि जानकारी लेते हैं कि ये एग्जैक्टली ईडी का कार्य का उनका जो है तो कार्य तरीका क्या होता है काम करने का, और ईडी का उनका कार्यक्षेत्र क्या है, साथ ही साथ कानूनन उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त है। ये सब जानने के लिए मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है और जिनके इसके खुलासे के बारे में कोई शंका या शुबा नहीं हो सकती। जी हाँ, हम उन शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो ईडी के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, कर्नल सिंह साहब से ये पूरी जानकारी हम लेते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ईडी को लेकर, ईडी के अधिकारों को लेकर बहुत बवाल हुआ था। सिर्फ बवाल ही नहीं हुआ, तो ईडी को जो अमर्याद उनको अधिकार प्राप्त हुए हैं और उसका मिसयूज होता है, इसलिए ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, संवैधानिक उनको अधिकार नहीं है। इस तरह की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी कि इनको जो कानून दिए, इनको जो अधिकार प्राप्त है वो संवैधानिक नहीं है या फिर कुछ गलत है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी जानते हैं हम कर्नल सिंह साहब से, और इसके आगे आगे क्या किस तरीके से काम होता है वो भी बताएंगे। और हाँ, अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ईडी के जो अधिकार है, अधिकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह किसने उपस्थित किया था, सुप्रीम कोर्ट में गुहार किसने लगाई, और साथ ही साथ इनको ये अधिकार किसने दिए थे और क्यों दिए थे। तो चलो पहले जान लेते हैं कि ईडी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनके अधिकारों पर मुहर लगा दी है, तो क्या कुछ आए थे प्रश्न लेकर, या क्या उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में क्या गुहार लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये जान लेते हैं। देखिए, बहुत सारे लिटिगेशंस थे जो ये एलिज कर रहे थे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, इसके वेरियस प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है और या वो ठीक नहीं है। एंड पूरा ऑलमोस्ट पीएमएलए के अगर हर सेक्शन पे देखें तो उसको चैलेंज किया गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग में प्रोजेक्शन की जरूरत है या नहीं है, अटैचमेंट जो करते हैं सेक्शन 5 में पीएमएलए के, उस अटैचमेंट में एक प्रोविजन है कि जनरली अटैचमेंट तब होना चाहिए जब प्रेडिकेट ऑफेंस जो होता है। पहले मैं प्रेडिकेट ऑफेंस आपको बता दूं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 3 शेड्यूल हैं। उन शेड्यूल में करीब 30 एक्ट्स हैं और 160 सेक्शंस हैं। इनको बोलते हैं हम प्रेडिकेट ऑफेंस या शेड्यूल ऑफेंस। जब कोई अदर एजेंसी जो उन शेड्यूल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वो केस रजिस्टर करती है। फॉर एग्जाम्पल, चीटिंग का केस है, बैंक फ्रॉड का केस है। बैंक फ्रॉड का केस जो है वो शेड्यूल में दिया गया है कि भाई 420 का अगर कोई करेगा तो वो शेड्यूल ऑफेंस है। बैंक फ्रॉड का केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। अगर सीबीआई केस रजिस्टर करती है उसमें, तो ये हो गया प्रेडिकेट एजेंसी और सीबीआई होगी प्रेडिकेट एजेंसी इसमें। तो अगर प्रेडिकेट एजेंसी चार्जशीट कर देती है अपने केस में, तब ईडी अटैचमेंट कर सकती है नॉर्मली, सेक्शन 5 ये कहता है। लेकिन एक प्रोविजन उसमें है कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये लगता है कि अगर वो अटैच ना करें तो मनी गायब हो जाएगी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है वो आदमी इधर से उधर कर देगा, तो वो उस समय अटैच कर सकता है। इस प्रोविजन को चैलेंज किया गया था। सिमिलरली सेक्शन 8 जो है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करती है, उसके प्रोविजन में एक प्रोविजन है कि अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अब क्या होता है अगर ईडी किसी चीज को अटैच करती है, अटैच करने के विद इन 1 मंथ वो एक कंप्लेंट दाखिल करती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और उस कंप्लेंट को
180 दिन में स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ अटैचमेंट, जिस दिन अटैचमेंट हुआ है उसे 180 दिन के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डिसाइड करना होता है कि ईडी ने जो अटैचमेंट किया है प्रॉपर्टी का वो सही किया है या गलत किया है। जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको कहती है कि ईडी ने सही किया, उसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन। तो ईडी को पावर है कि उस प्रॉपर्टी को पोजीशन में ले ले। तो इस पे ऑब्जेक्शन था कि अगर ईडी पोजीशन में ले लेगी तो ये तो तब लेना चाहिए जब कन्फिस्केशन हो, यानी जब कोर्ट कहे कि भाई ये कन्विक्शन हो गया है और इस प्रॉपर्टी को आप ले लो। ये तो पहले ईडी ले रही है, इस पे एक ऑब्जेक्शन था। फिर सर्च, सेक्शन 17 है सर्च का प्रोविजन, उसमें एक रिक्वायरमेंट थी पहले कि प्रेडिकेट ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट आया जिसने कहा कि भी किसी केस की कोई जरूरत नहीं है सर्च के लिए। इस प्रोविजन को चैलेंज किया गया था। सर्च प्लेसेस की, सर्च आदमी की सेक्शन 18 में, उसमें भी उस प्रोविजन को चैलेंज किया गया। फिर अरेस्ट को चैलेंज किया गया कि भी जो ईडी की पावर ऑफ अरेस्ट है वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, ठीक नहीं है। अरेस्ट के बाद जो है बेल, सेक्शन 45 में जो पीएमएलए का है उसमें बेल की स्ट्रिंजेंट कंडीशन है। वो ये कहता है कि अगर कोई आदमी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस में जिसकी वैल्यू मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस की 1 करोड़ से ज्यादा है, तब बेल देने से पहले कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना पड़ेगा, और दूसरे जो है वो बेल तभी देगा जब उसको लगता है कि ये आदमी इस मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त नहीं है या ये फर्दर कोई इस तरह का ऑफेंस नहीं करेगा। तो इसको बड़ी स्ट्रिंजेंट कंडीशन मानी जाती है कि भी अभी तो केस शुरू हुआ है तो आप कैसे पता करोगे गिल्ट है या नहीं है। तो इसके अगेंस्ट लोग गए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। देन यू कम टू सेक्शन 24। सेक्शन 24 है रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये प्रूव कर दे कि इस आदमी के बाद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो जो भी प्रॉपर्टी अटैच हुई है उस आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी जो है जो ईडी ने अटैच की है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से नहीं आई है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। इसको भी चैलेंज किया गया था। फिर सेक्शन 50 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लोगों को बुलाता है, समन करता है, क्वेश्चन करता है। इसको कई एंगल से चैलेंज किया गया। पहला एंगल था कि इसमें यह है कि जो भी स्टेटमेंट दे वो ट्रुथफुली दे। तो वो कहते हैं कि अगर वो ट्रुथफुली देगा, अगर वो ट्रुथफुली नहीं देगा तो सेक्शन 63 में उसको वो जो केस बन सकता है उस पर अलग। ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है कि कोई भी आदमी अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस ग्राउंड पे सेक्शन 50 को चैलेंज किया गया। इसके बाद सेक्शन 63 को भी चैलेंज किया गया कि भाई आप कैसे बोलने को बाध्य कर सकते हैं किसी आदमी को। तो अगर आप देखें कि पूरा जो पीएमएलए एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, उसको चैलेंज किया गया। एक और चीज थी सेक्शन 44 में, क्या है कि जो प्रेडिकेट ऑफेंस है और जिसके बेस पे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया है, ये दोनों एक ही कोर्ट ट्राई करेगा। अब सवाल यह कि एक ही कोर्ट ट्राई करेगा तो क्या पैरेलल ट्रायल होगा या जॉइंट ट्रायल होगा? तो ये क्लैरिफाई किया गया था सेक्शन 44 में भी जॉइंट ट्रायल नहीं होगा। दिस वाज आल्सो चैलेंज्ड। एक और क्वेश्चन था, अगर प्रेडिकेट ऑफेंस फेल हो जाता है, सपोज कर लो, तो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस का क्या होगा? क्या वो फिर भी चलेगा या नहीं चलेगा? तो अगर आप देखें कि पूरा पीएमएलए एक्ट के ऑलमोस्ट हर सेक्शन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कंसर्न है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, उनकी डेफिनेशंस को चैलेंज किया गया। एंड देयरफॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स थे उनको भी एक था कि पता नहीं क्या क्या जजमेंट आएगा, कौन सी पावर हमारी छिन जाएगी, कौन सी पावर हमारी रहेगी या कौन सी नहीं रहेगी, तो हम किस तरह से काम करें। तो इस जजमेंट से एक बहुत क्लैरिटी आई है ऑफिसर्स को भी हमारी पावर क्या है एंड हम किस तरह से एक्ट करें, किस तरह से एक्ट ना करें। साथ ही साथ दोस्तों आपके और हमारे मन में भी जो प्रश्न उठता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कि क्या ईडी ये सरकार पक्ष की कठपुतली है, उनके इशारों पर ईडी काम करती है? क्योंकि अक्सर विपक्ष की ओर से बार बार ये आरोप होता जा रहा है कि ईडी को या कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी को केंद्र सरकार एक टूल के
तरह उसको इस्तेमाल करती है। तो जान लेते हैं क्या कहते हैं कर्नल सिंह साहब कि क्या सही में ये ईडी ये सरकार की कठपुतली है। देखिए, ईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनका क्या पर्पस है? एविडेंस ढूंढना। तो पहले तो एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए। ईडी तभी पीएमएलए का केस लेगी जब कोई और एजेंसी ने केस रजिस्टर किया है। तो ये कहना कि ईडी कुछ भी कर रही है वो संभव नहीं है, क्योंकि एक प्रेडिकेट ऑफेंस की जरूरत है। सीबीआई रजिस्टर करे, लोकल पुलिस रजिस्टर करे, एसएफआईओ रजिस्टर करे, सेबी रजिस्टर करे, किसी और के रजिस्टर करने की जरूरत है। सेकेंडली, अगर किसी को दिक्कत है तो कोर्ट के दरवाजे तो खुले हैं हमारी कंट्री में, तो वो कोर्ट के पास जा सकते हैं कि हमारे खिलाफ जो है गलत कार्रवाई हो रही है, तो कोर्ट उसका जजमेंट देगा। तो हमारे यहाँ प्रोसीजर अवेलेबल है। अगर कोई भी एजेंसी उनके हिसाब से जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो भी गलत काम कर रही है, तो कोर्ट जाए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काम करता है, और जब जिनके खिलाफ केसेस होते हैं वो या तो पावरफुल हो या फाइनेंशियली पावरफुल हो, तो वो एलिगेशंस तो लगाते ही हैं। और उसका रास्ता है कि कोर्ट के जरिए उन एलिगेशंस को समझाएं कि कैसे एलिगेशन सही है या गलत। और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब भी कोई ईडी तफ्तीश के लिए आती है या किसी की इंक्वायरी करती है, किसी से पूछताछ करती है, तो ईडी उस एक्यूज को या आरोपी को जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको अपने दफ्तर बुला के उनके साथ जो है तो वहाँ पे बदसलूकी करती है, या उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता या प्रेशराइज किया जाता। तो क्यों ना ये ईडी जिनके खिलाफ आरोप है उनके घर जाकर क्यों नहीं उनके पूछताछ करती। ऐसा भी विपक्ष की ओर से बार बार बोला जा रहा है, मांग की जा रही है कि ईडी हमें पूछताछ करनी है तो हमें हमारे घर पर आकर पूछताछ कर सकती है। तो कर्नल सिंह जी, क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, लॉ है एक कंट्री में, कानून है, और कोई भी एजेंसी उसी कानून के तहत काम करती है। सेक्शन 50 ये कहता है पीएमएलए का कि जिसको इंटरोगेट करना है ईडी उसको समन देगी। समन देने का मतलब अपने यहां बुलाएगी। तो ईडी जो काम कर रही है अपने यहां बुलाने का और इंटरोगेशन करने का, वो कानूनी प्रक्रिया से कर रही है। कर्नल सिंह जी से जान लेते हैं हम कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन ईडी के अधिकारों पर मुहर लगा दी है, डबल मोहर लगा दी है, और इनको जो भी अधिकार प्राप्त है ये सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक अधिकार है, जब ये मोहर लग गई है, तो क्या अब ईडी के अधिकारियों का या ईडी के जो भी उनके कर्मचारी है इन सब लोगों का मनोबल बढ़ेगा, और उम्मीद कर सकते हैं हम कि इस काम में अब ईडी के काम में बहुत सारी तेज़ी आ जाएगी, या कोई ज़ोर शोर से काम होगा, स्पीड से काम होगा? ईडी को ये पावर तो पहले भी मौजूद थी, क्वेश्चंस थे, बट पावर तो थी ना, और ईडी काम भी कर रही थी। तो इसलिए ये कहना कि बहुत तेजी आएगी, वो बहुत, मैं नहीं मानता कि बहुत उचित शब्द है, बट सर्टेनली अगर ऑफिसर्स के दिमाग में क्लैरिटी है तो उनके कॉन्फिडेंस आएगा हम जो काम कर रहे हैं वो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आज की डेट में उस कानून में जिस कानून के तहत हम काम कर रहे हैं। तो दैट कॉन्फिडेंस से उनको फायदा होगा, और मे भी हो सकता है फास्टर इन्वेस्टिगेशन करें। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि ईडी का दुरुपयोग किया जाता है सत्ता पक्ष की ओर से, खासकर विपक्ष के लोगों को उनको परेशान करने के लिए, और ईडी जाकर सिर्फ पूछताछ करती है या फिर कोई उनका प्रॉपर्टी सीज कर लेती है या फिर कोई अटैच कर लेती है, और इसका बाद में नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो सिर्फ टाइम बिंग विपक्ष को परेशान करने के लिए ये केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का केंद्रीय जांच एजेंसी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे ईडी हम कहते हैं, इनका सिर्फ उपयोग किया जाता है विपक्ष को हैरेस करने के लिए, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है, और या निकलता भी है तो उसका परसेंटेज बहुत कम है। क्या कहेंगे कर्नल जी के रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है ईडी का? दो तरीके हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो जेल जाने की बात कर रहे हैं, वही जो सेक्शन 45 है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि बेल होना मुश्किल है, उसके खिलाफ तो लोग कोर्ट में गए हैं, तो ईडी ने लोगों को अरेस्ट किया, उनकी बेल मुश्किल हो जाती है। सेकेंडली, जो बेसिकली आपका क्वेश्चन है वो कन्विक्शन के ऊपर है कि केसों में सजा की देरी जो है। बट अगर आप देखें कि ईडी के कितने केसेस का डिसीजन हुआ, एक्चुअली लोग जो कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं, कन्विक्शन रेट का एक फार्मूला होता है,
उस फार्मूले को छोड़ देते हैं और कहीं और चले जाते हैं। फार्मूला कन्विक्शन रेट का ये है कि कितने केसेस कन्विक्ट हुए डिवाइडेड बाय कितने केस डिसाइड हुए। नाउ ईडी के जो केसेस कन्विक्ट हुए हैं, 17 केसेस में कन्विक्शन हुआ है, जिसमें 23 एक्यूज्ड कन्विक्ट हुए हैं। टोटल केसेस जो डिसीजन है वो 19 केस हैं। तो अगर 17/19 मल्टीप्लाइड बाई 100 इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 90%। सो कन्विक्शन रेट इज वेरी हाई। तो वो एलिगेशंस ठीक नहीं है, जबकि और जनरली और एजेंसीज की अगर कन्विक्शन रेट देखें दैट इज अराउंड 40 to 50%। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कन्विक्शन रेट अच्छी है। अब जब ट्रायल की बात चल रही है तो ट्रायल का जो बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो हमारे केस कंट्री में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, अराउंड 4 to 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। जजेस की शॉर्टेज है, उस वजह से ट्रायल प्रोलॉन्ग होता है। तो उसमें आप नहीं कह सकते कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की कोई गलती है कि अगर ट्रायल प्रोलॉन्ग होता है। ये थी जानकारी ईडी के फॉर्मर चीफ कर्नल सिंह, इन्होंने दी हुई जानकारी। मैं समझता हूँ कि इस विषय में हमारे मन में जो भी शंका आशंका थी वो सारी दूर हो चुकी होगी। लेकिन हाँ, जैसा मैंने पहले शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ईडी को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एम्पावरमेंट किसने दिया और उसकी वजह क्या रही। दरअसल ईडी को अमर्याद पावर या उनको अधिकार बहाल करने में कांग्रेस का ही उनका ही उसमें हिस्सा रहा है। पी चिदम्बरम साहब ने उस वक्त ईडी को एम्पावरमेंट किया था। उसकी वजह यह थी कि जैसा सीबीआई का अगर कोई इंक्वायरी होता है तो किसी स्टेट में जाकर अगर इंक्वायरी करना है तो उस स्टेट की उसको परमिशन लगती है। जैसा आपने देखा था कि ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में सीबीआई को रोका था, मना किया था। उसी तरह महाराष्ट्र में भी हमारे मुख्यमंत्री, तब के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने भी सीबीआई को इंक्वायरी करने से मना कर दिया था। तो वो राज्य का अधिकार होता है। इसलिए जहाँ केंद्र के पक्ष की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकार जिन जिन राज्यों में है, वहाँ पर केंद्र को हस्तक्षेप करने में या केंद्र को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में बड़ी दिक्कत आती थी। इसीलिए ईडी को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये जांच एजेंसी को बहुत सारे अधिकार दिए गए। जो अधिकार अभी हमने कर्नल जी से सुने कि उनको क्या क्या अधिकार है, कितने उनके शेड्यूल है। 3 शेड्यूल के तहत 30 एक्ट्स है और करीबन 60 सेक्शंस उसमें है। तो ये सारी पावर कांग्रेस ने ही बहाल की थी। और अब उस वक्त शायद कांग्रेस क्या जाने कि ये हमारे खिलाफ इसका ये एम्पावरमेंट, ईडी का एम्पावरमेंट शायद कल भविष्य में जाकर हमारे लिए कोई दिक्कत खड़ी कर सकता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में गुहार भी उसी कांग्रेस ने लगाई थी कि ईडी को जो पावर दिया गया है, ये पावर्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है या ये कुछ गलत पावर्स दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी। तो दोस्तों, ये थी पूरी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, या अर्थात ईडी की कार्यप्रणाली क्या होती है, क्या उनके कानून क्या है, उनके अधिकार क्या है और प्राप्त परिस्थिति में हमारे मन में क्या शंका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है तो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।